देखो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में। तो डोबर्नियर जो एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने की कोशिश किया। तो पहला उनका एक मेरिट था डोबर्नियर का कि उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है ना, बिहेवियर के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को ग्रुप किया। और दूसरा, उन्होंने बिहेवियर का, जो भी एलिमेंट्स का बिहेवियर था उसको उसके एटॉमिक मास से को रिलेट किया। को रिलेट करना मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशंस निकाला। बताया था ना, उन्होंने एक रिलेशंस दिया था कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें, इस तरह से रखें कि पहला और लास्ट का एटॉमिक मास का एवरेज बीच के बराबर हो, तो तीनों का बिहेवियर इक्वल होगा या एक जैसा होगा। तो उन्होंने एटॉमिक मास और बिहेवियर को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश किया। और दूसरा उनका मेरिट क्या था कि उन्होंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डोबर्नियर ट्राइड्स, तो अब यह डोबर्नियर्स के अब जो भी बोलेगा, तो आप कह सकते हैं कि ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग द ऑफ एलिमेंट। जो आज भी ग्रुपिंग चल रहा है, आज भी जो भी पीरियोडिक टेबल है तो उसमें सिमिलर जो भी एलिमेंट्स है उसको एक ग्रुप में रखा जाता है ना। और सिमिलरली एटॉमिक मास को रिलेट किया विद देयर केमिकल्स बिहेवियर। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ साइंटिस्ट और स्टडी करना शुरू किए और कंटिन्यू जो थे वो एटॉमिक मास को उसके केमिकल बिहेवियर के साथ को रिलेट करना शुरू किए। और उसी में से एक साइंटिस्ट थे तुम्हारा न्यूलैंड्स। ठीक है ना। जब न्यूलैंड्स ने अपना मतलब कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशंस करना शुरू किया तो उस समय उनके पास टोटल 56 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने उस 56 एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जिम्मेदारी उठाई इन ईयर 1866 में इन्होंने जो उनके उस समय तक जो टोटल उनके पास 56 एलिमेंट्स था उसको उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए सोचा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो पहले था डोबर्नियर्स का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इन्होंने भी क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। स्टार्टिंग किए हाइड्रोजन से, और उस समय का जो 56 एलिमेंट था वो थोरियम था और उन्होंने थोरियम पे एंड किया। ठीक है, टोटल 56 एलिमेंट थे हाइड्रोजन, और जो उस समय का सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट था थोरियम 56 एलिमेंट, उसको उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, इन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज in increasing order of their atomic mass, then every eighth element has similar behavior। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट सिमिलर केमिकल बिहेवियर का होगा। और इसी बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया और एक टेबल बनाया। आपके सामने बोर्ड पे एक टेबल दिया हुआ है, देख रहे हो ना, कि अगर मान लें कि लिथियम से चलते हैं तो लिथियम, बेरियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। लिथियम और सोडियम दोनों सिमिलर बिहेवियर का होता है। और लिथियम से अगर चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम से अगर काउंट की जाए तो ये 8वां आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम का बिहेवियर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। इसलिए कहते थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स का मतलब ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट आप जानते हो कि 8 को ऑक्टेट कहा जाता है। चूंकि एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर है, इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा गया। इन्होंने दूसरी भाषा में समझाया कि जिस तरह से म्यूजिकल टोन, आप जानते हैं कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में जो म्यूजिकल टोन होता है, कोई भी अगर
म्यूजिशियन होता है और म्यूजिक सीखता है तो उसको बेसिक सिखाया जाता है। अब हमारा जो पूरा का पूरा संगीत है वो 7 सुरों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा? तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर 8वां जो होगा वो सेम रिपीट हो जाएगा। जैसे कि अगर पा से शुरू करेंगे तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर 8वां सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। मतलब अगर आप ऐसे बोलते जाइएगा तो एवरी 8th टोन जो है वो आपका सिमिलर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या उनको हिंदी टोन पता था या हिंदी म्यूजिक का टोन पता था? नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंग्लिश म्यूजिक भी जो होता है वो भी 7 टोन से ही बना हुआ रहता है। और वो टोन क्या होता है? डू, रे, मी, फा, सो, ला, टी। और उसी को हम लोग हिंदी वर्जन में कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूजिकल टोन में हर 8वां टोन एवरी 8th टोन सिमिलर होता है, उसी तरीके से अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा जाए तो एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर बिहेवियर का होगा। और उस बेसिस पर उन्होंने उस टाइम का जितना भी 56 एलिमेंट था उसको अरेंज कर दिया। और उन्होंने उसमें दिखाया भी, जस्ट लाइक कि सोडियम और लिथियम, कि सोडियम लिथियम से अगर काउंट करना शुरू कीजिए तो उसका 8वां जो होगा वो सोडियम होगा, और लिथियम और सोडियम का बिहेवियर मैच कर रहा था। लेकिन मार कहाँ खाया? मार खाया मैग्नीशियम पे। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, बेरियम है, बेरिलियम। मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों को रखा गया है, ठीक है ना, एक जगह पे। अगर अभी पीरियोडिक नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम भी एक ही जगह पर होता है, दोनों का बिहेवियर भी एक जैसा होता है। तो उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो उन्होंने एक तो दिखाया कि लिथियम और सोडियम एक बिहेवियर का होता है, और दूसरा बेरिलियम से अगर आप चलिए तो उसका 8वां होता है आपका मैग्नीशियम, वो सिमिलर बिहेवियर का होता है, ठीक है। और कुछ करके दिखाया उन्होंने, जो आज भी आप देखिएगा तो आज भी सोडियम जो है ना और लिथियम एक ही ग्रुप में होगा, और उसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में होगा, और दोनों का बिहेवियर मैच करता है। तो कुछ को उन्होंने दिखाया भी, और जो आज भी जिंदा है उनका बोला हुआ चीज। लेकिन कहीं कहीं पे उनकी जो कही गई बातें थी वो मान्य नहीं रहा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो अब आता है डीमेरिट्स, ठीक है, कि उनका डीमेरिट्स क्या था, ड्रॉबैक क्या था। तो इनका जो ये टेबल था या इनका जो ये क्लासिफिकेशंस था या इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, अप टू कैल्शियम तक के लिए ही अप्लीकेबल था, या यूं कहें कि लाइटर एलिमेंट के लिए, जो हल्का एलिमेंट था। कैल्शियम तक अगर आप देखिए यहाँ तक, तो कैल्शियम तक एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आज भी देखोगे तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक जगह पे मिलेगा, समझे। उसी तरह से आप बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आज भी एक जगह पे मिलेगा। तो इनका जो क्लासिफिकेशंस था या इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था अप टू कैल्शियम के लिए सही था, लेकिन कैल्शियम के बाद एवरी 8th एलिमेंट, फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट थे उसमें हर एवरी 8th एलिमेंट हैज नॉट अ सिमिलर बिहेवियर। उसमें क्या होता कि सब सिमिलर बिहेवियर वाले एलिमेंट नहीं आ रहे थे। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया कि ये जो टेबल है या ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद कोई एलिमेंट उठा लीजिए और फिर उससे 8वां एलिमेंट पे जाइए तो आपको सिमिलर बिहेवियर वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट बिहेवियर वाला एलिमेंट मिलेगा। एक दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक था कि उन्होंने जब एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि उस समय टोटल कितने एलिमेंट थे 56।
तो टोटल 56 एलिमेंट थे। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया कि अगर आज टोटल 56 एलिमेंट हैं तो इन नियर फ्यूचर भी 56 एलिमेंट ही रहेंगे, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। वो उनका कॉन्सेप्ट था कि आज अगर 56 एलिमेंट है तो फ्यूचर में भी 56 एलिमेंट रहेगा और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने जो टेबल बनाया वो 56 एलिमेंट के लिए ही बनाया और 56 एलिमेंट को दिमाग में रख कर बनाया। लेकिन इन नियर फ्यूचर कुछ ही समय बाद कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हो गए। कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उसको भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर रखने की कोशिश किया गया, जबकि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वो मार खा गए कि वो जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे टोटल कितने के लिए 56 एलिमेंट को लेकर चले थे और ये मान के चले थे कि फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो उन्होंने जो टेबल भी बनाया था वो 56 एलिमेंट के लिए बनाया था। तो अगर और एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो समझिए तो टेबल को तो ऐसे भी डिस्कार्ड करना होगा। आप सोच के चलिए कि एक क्लासरूम आप मान के चलते हैं कि मेरे क्लासरूम में टोटल 40 स्टूडेंट होंगे और हम इस क्लासरूम को इस तरीके से ही बना देते हैं कि मैक्सिमम मतलब जो है 40 स्टूडेंट्स को बैठाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। और ये मान के चलते हैं कि इन नियर फ्यूचर 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होंगे। कभी भी अगर किसी केस में 40 से बढ़ के 50 स्टूडेंट्स हो गए तो फिर जो हम इस क्लास को जिस तरीके से अरेंज किए हैं या जो टेबल हम बनाए हुए हैं क्या वो फिर वैलिड रहेगा? उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। फिर जितना एलिमेंट आया फिर उतने के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था 56 एलिमेंट के लिए था। उसके बाद कुछ और नया एलिमेंट आया जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक। थर्ड डिमेरिट्स क्या था कि उन्होंने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को रखा। देखिए यहाँ पे एक ही स्लॉट में कोबाल्ट और निकेल को रखा, लेकिन कोबाल्ट और निकेल का जो बिहेवियर होता है वो किसके जैसा होता है? आप जानते होंगे कि कोबाल्ट आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 7 में। मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या मैग्नेट में चिपक जाता है, कौन कौन से एलिमेंट हैं? आयरन, निकेल और कोबाल्ट। आयरन, निकेल और कोबाल्ट ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो मैग्नीशियम से अट्रैक्ट होता है, मैग्नीशियम में चिपक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट और निकेल का जो बिहेवियर होता है वो आयरन के सिमिलर होता है। अब इस टेबल में देखिए कि कोबाल्ट और निकेल यहाँ है, आयरन आपका कहाँ है? सबसे देखिए कितना दूर है, जबकि दोनों का बिहेवियर सेम होता। ये एक चीज़ था, मतलब ये भी था जिसके कारण इस टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया, इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। समझ में आया? उसी तरह से फ्लोरीन क्लोरीन को देखिए। फ्लोरीन क्लोरीन को रखा गया किसके साथ? कोबाल्ट और निकेल के साथ। क्या दोनों का बिहेवियर सेम होता है? नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इन सभी चीज़ों को क्या किया गया? डिस्कार्ड किया गया कि अब यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल और आयरन एक जैसा होता है, दूर दूर रखा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है। तो इसमें समझिए कि बहुत झोल था, बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी खामियाँ थी। और कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें बहुत सारी खामियाँ हो तो उसको लेकर आगे बढ़ना सही नहीं है, उस खामियों को दूर करना ही सही है। तो इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ड्रॉबैक क्या क्या हुआ? तो 3 ड्रॉबैक हुआ। एक तो मतलब आपको बताएं कि ये अप टू कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। दूसरा कि ये 56 एलिमेंट को माइंड में रख करके बनाया गया था। नियर फ्यूचर में बहुत सारे और एलिमेंट डिस्कवर हुए जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं किए। 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा गया और बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे एक ग्रुप में रखे गए लेकिन उनका बिहेवियर मैच नहीं किया।
फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको एक ग्रुप पे रखा गया, लेकिन इनका बिहेवियर आपस में मैच नहीं करता है। जो सिमिलर बिहेवियर के एलिमेंट थे, जो एग्जैक्ट सिमिलर थे, लाइक कोबाल्ट, निकेल और आयरन, इनको दो डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड मतलब छोड़ दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे आती है मैरिट्स। मैरिट्स का मतलब हुआ कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपना बिहेवियर को रिपीट करते हैं। पीरियोडिसिटी, यहीं से कॉन्सेप्ट आया। पीरियोडिसिटी का मतलब कि एक सर्टेन टाइम, देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एवरी 8th एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। तो पीरियोडिसिटी इसी को तो कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपना बिहेवियर को रिपीट करे। तो पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने दिया। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि एक जैसा एलिमेंट को ग्रुप करना है, और ये भी बताया कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। तो कुछ चीज़ें इनकी थी जो आज भी वैलिड है। एक तो है कि पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और ग्रुपिंग, जो पहले भी ग्रुपिंग दिया गया था, आज भी ग्रुपिंग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। फिर मान लें कि इस टेबल को तो डिस्कार्ड कर दिया गया, तो फिर उसके बाद जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था वो किस तरीके से आगे बढ़ा, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है।